यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने भी वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, देन पार्ट सेकंड को वॉच करें। स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के मुख्य अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यह मनसबदारी व्यवस्था क्या है? दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको मनसबदारी क्या है वो लिखना है। स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्ट। मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी व्यवस्था ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति विश्व विख्यात मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। जो मनसबदारी थी उसकी व्यवस्था चंगेज खां के काल में हुई थी और इसमें सबसे छोटा एकांश दास का था और सबसे ऊंचा दास 10,000 का था, जिसके सेना अध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। और मंगोलों की इस सेना व्यवस्था ने सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सेना व्यवस्था को प्रभावित किया। और इस काल में हम 100 और 1000 के सेना अध्यक्षों के बारे में सुनते हैं, लेकिन बाबर और हुमायूं के काल में मनसबदारी प्रथा थी। बाबर और हुमायूं के काल में भी मनसबदारी प्रथा थी और इतिहासकार अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते कि मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। वर्तमान प्रमाण के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष 1575 में किया था। तो फ्रेंड्स, पहले इस क्वेश्चन का आपको परिचय लिखना है। नेक्स्ट, अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा लाए। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जनता उसे पता था कि एक स्थायी और शक्तिशाली सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा। तो अकबर ने पूर्व जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना एकत्रित करने की प्रथा प्रचलित की और इसके विपरीत सरकार धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर लेते थे। और अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। और इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नकद वेतन प्राप्त करता था। तो आपको नेक्स्ट क्या लिखना है कि अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा लाए। अकबर ने पूर्व जागीरदारी प्रथा के आधार पर सेना एकत्रित करने का प्रचलित किया और जागीरदारी निश्चित संख्या में ना घोड़े रखते हैं और ना ही घुड़सवार या सैनिक रखते हैं। इसके विपरीत वे सरकारी धन को अपनी विलासिता पर खर्च कर लेते थे। और अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया और अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नकद वेतन प्राप्त करता था। अब नेक्स्ट लिखना है आपको मनसबदार का अर्थ क्या है। मनसब शब्द का अर्थ क्या है? मनसब का अर्थ है फारसी भाषा का शब्द है। जो मनसब है फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा। जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार का कहा जाता था। अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई न कोई मनसब अवश्य दिया और इन पदों को उसने जात या सवार नामक दो भागों में विभाजित किया। इस मनसब को अकबर ने दो पदों में विभाजित किया, जात या सवार नामक दो भागों में विभाजित किया। और जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद और या ओहदा और सवार का अर्थ है घुड़सवार की उस निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। और इस तरह मनसब शब्द केवल सैनिक व्यवस्था का ही शब्द नहीं अपितु इसका अर्थ है वे पद जिस पर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता या रखा जाता था। उसे दूसरे शब्दों में कहें तो मनसब पद, प्रतिष्ठा अथवा अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था और इसके सही अर्थ को समझने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। शब्द का अर्थ है पद, दर्जा या ओहदा और जिस व्यक्ति को सम्राट मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। इन पदों को उसने जात या सवार नामक दो भागों में विभाजित किया। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का अर्थ था
घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से है जिसे किसी मनसबदार को अधिकार में रखने का अधिकार होता था, और दूसरे शब्दों में महत्व अधिकार प्राप्त करने की स्थिति थी। इससे व्यक्ति का पद, स्थान और वेतन निर्धारित होता था, और सही अर्थ में समझने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं। मनसबदारों की श्रेणियों में विभाजन। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। अकबर ने जात और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा जात मनसब दिया जाता था, जितना अधिक ऊंचा जात मनसब दिया जाता था, वे उतने ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी भी होता था, और उसे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था। और अकबर ने सबसे छोटा या निम्न मनसब 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिकार रखने का था। और बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी थी। और बाद में क्या किया अकबर ने? उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी थी। तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मनसबदार अपने जात से आधी संख्या या आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था, वे दूसरी श्रेणी का मनसबदार ने जात से आधे से कम घुड़सवार रखने का अधिकार था, उसे तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। तो अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स की विशेषताएं। फर्स्ट कि जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा जात मनसब दिया जाता था, उसे उतने ही घुड़सवार रखने का अधिकार था, और वे प्रथम श्रेणी का मनसब कहा जाता था उसे। और अकबर के काल में सबसे छोटा या निम्न मनसबदार 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था, और उच्चतम 10,000 घुड़सवारों पर अधिक रखने का था। और बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी, और जो मनसब अपने जात आधी संख्या या आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था, वे दूसरी श्रेणी का मनसबदार होता था। और जिस मनसबदार को अपने जात से आधे से कम घुड़सवार रखने का अधिकार था, उसे तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। सभी मनसबदारों को एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़े रखने अनिवार्य होते थे, और किसी भी मनसबदार को जात पद के अनुसार ही सवार रखने की अनुमति थी। सेकंड है, दारों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था, और उसकी मर्जी होने तक ही वे पद पर बने रह सकते थे। और 7,000 का मनसब राजघराने के लोगों या बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सरदारों जैसे कि राजा मानसिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा अजीज कोका को ही दिया गया। और सम्राट ने राजकुमारों को ही 12,000 तक मनसब दिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनसबदारों का वेतन। मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्राप्य नकद में वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभी जागीर का राजस्व भी वेतन के स्थान पर दे दिया जाता था, और उन्हें अपनी व्यक्तिगत आय और वेतन से ही अपने स्वयं के अधीन घुड़सवारों और घोड़ों का खर्च चलाना होता था। इतना होने पर भी अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी और ठाट का जीवन गुजारते थे, क्योंकि उस समय को उनको आय कर नहीं देना होता था, और रुपए की क्रय शक्ति आज की तुलना में बहुत ही अधिक थी। प्रथम श्रेणी में 5,000 मनसबदार को 30,000 रुपये प्रति मास, द्वितीय श्रेणी के 5,000 को 29,000 रुपये प्रति मास, और तृतीय श्रेणी के 5,000 को 28,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता था। इसके अतिरिक्त मनसबदार को प्रत्येक सवार के लिए 2 रुपये प्रति मास के हिसाब से अतिरिक्त वेतन भी मिलता था। तो वेतन मनसबदारों को वेतन क्या है कि मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था, और राजस्व भी वेतन के स्थान पर दे दिया जाता था, और घुड़सवारों और घोड़ों का खर्च चलाना होता था। इतने में अकबर के काल में मनसबदार बहुत सुखी और ठाट का जीवन गुजारते थे। प्रथम श्रेणी के 5,000 मनसबदार को 30 मास और तृतीय श्रेणी के 5,000 को 28,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता था। इसके अतिरिक्त मनसबदार को प्रत्येक सवार के लिए 2 रुपये प्रति मास के हिसाब से अतिरिक्त वेतन भी मिलता था। अब मनसबदार के कार्य देखते हैं। मनसबदारों के कार्य क्या थे कि मनसबदार सैनिक अभियानों में भेजे जा सकते थे, और इन्हें विद्रोह रोकने, नए प्रदेश जीतने आदि के साथ साथ अपने पद से संबंधी और समय समय पर सौंपे गए गैर सैनिक और प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे। क्या क्या कार्य करने पड़ते थे? उन्हें विद्रोह रोकने, नए प्रदेश जीतने के साथ साथ अपने पद से संबंधी
और समय समय पर सौंपे गए गैर सैनिक और प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे। मनसबदारों पर पाबंदी। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट है मनसबदारों पर पाबंदी। अकबर ने मनसबदारों को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वे केवल अनुभवी और कुशल सवारों को ही भर्ती करें और उसके अधीन प्रत्येक सवार का हुलिया नोट करने की और घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की गई और समय समय पर बादशाह स्वयं उसकी सेना का निरीक्षण करता था या वे खुद किसी समिति को उनकी सेना निरीक्षण हेतु नियुक्त भी कर सकता था और मनसबदारों को प्रत्येक घुड़सवार के पीछे अरबी या इराकी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे। हर माह अपने वेतन लेने के लिए स्वयं सम्राट के पास आना होता था और मृत्यु हो जाने पर उसकी संचित पूंजी जब्त कर ली जाती थी। इन पाबंदियों ने मुगलों की सैनिक शक्ति को बहुत सुदृढ़ कर दिया। तो मनसबदारों की पाबंदियां क्या थी कि अकबर ने मनसबदारों को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए इस बात का विशेष ध्यान दिया कि अनुभवी और कुशल सवारों को ही भर्ती किया जाए और घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू की गई और समय समय पर उसकी सेना का निरीक्षण करता था। वे खुद किसी समिति को उनकी सेना निरीक्षण हेतु नियुक्त भी कर सकता था और मनसबदारों को प्रत्येक घुड़सवार के पीछे अरबी या इराकी नस्ल के 2 घोड़े रखने होते थे। हर महीने अपने वेतन लेने के लिए स्वयं सम्राट के पास आना होता था और जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और इन पाबंदियों ने मुगलों की सैनिक शक्ति को बहुत सुदृढ़ कर दिया। अब देखते हैं मिश्रित सवार क्या? अकबर ने इस बात की व्यवस्था की कि मनसबदारों के सवारों में मिश्रित अर्थात सभी जातियों मुगल, पठान, राजपूत आदि के सैनिक और घुड़सवार हों। प्रारंभ में मुगल और राजपूत मनसबदारों को इस बात की छूट थी कि वे अपनी अपनी जाति के ही सवार रखें, लेकिन धीरे धीरे उसने भी मिश्रित सवारों की पद्धति को अपनाया और इस तरह अकबर ने सेना में जाति और विशेषता की भावना को निर्भर करने का प्रयास किया ताकि तुर्कों का वर्चस्व बना रहे। तो मिश्रित सवार क्या कि अकबर ने इस बात की व्यवस्था की कि मनसबदारों के सवारों में मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी जातियों सैनिक, घुड़सवार और प्रारंभ में मुगल राजपूत मनसबदारों को इस बात की छूट थी कि अपनी अपनी जाति के ही सवार रखें और धीरे धीरे उसने मिश्रित सवारों की पद्धति को अपनाया और विशेषता की भावना को निर्बल करने का प्रयास किया ताकि तुर्कों का वर्चस्व बना रहे। नेक्स्ट, अनेक तरह के सैनिक कार्य करने वालों की भर्ती। मुगल सेना में घुड़सवारों के अतिरिक्त तीरंदाज, बंदूकची, गंधक खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे। इनके वेतन अलग अलग होते थे। ईरानी और तुर्की सवारों को अधिक वेतन दिया जाता था, लेकिन शेष सभी सवारों का औसत वेतन 20 रुपये प्रति मास था और पैदल सैनिक का वेतन बहुत कम होता था और उसे केवल 3 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। तो अनेक तरह के सैनिक कार्य करने वालों की भर्ती के घुड़सवारों के अतिरिक्त तीरंदाज, बंदूकची, कंदक खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे और वेतन अलग अलग होते थे। ईरानी और तुर्की सवारों को अधिक वेतन दिया जाता था, जबकि शेष सवारों को औसत वेतन 20 रुपये प्रति माह दिया जाता था। पैदल सैनिक का वेतन बहुत कम होता था, उसे केवल 3 रुपये प्रति माह ही वेतन मिलता था। अब देखते हैं मनसबदारी प्रथा के दोष। फिजूल खर्ची और विलासिता को बढ़ाना। फर्स्ट क्या है? फिजूल खर्ची और विलासिता को बढ़ाना। कुछ विचारकों के अनुसार मनसबदारी प्रथा चूंकि वंश परंपरागत नहीं थी और मनसबदारों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और इससे वे प्राय फिजूल खर्ची किया करते थे। क्योंकि उन्हें अच्छे वेतन मिलते थे, इसीलिए प्राय वे बहुत विलासी होते थे। फर्स्ट दोष क्या है कि वो जिसकी मृत्यु हो जाती थी वो उन पर फिजूल खर्च कर देते, अधिक खर्च कर देते थे, इसीलिए जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो संपत्ति किसके लिए होती थी, जो मर जाते थे उन पर खर्च की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक पतन। नैतिक पतन क्या है? बेईमानी अधिकारी एवं धोखेबाज मनसबदार परस्पर मिलकर प्राय निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों से नकली सैनिक एवं घोड़े लेते थे और कागजों पर ही सैनिक शक्ति पूरी रखते थे। सेकेंड है नैतिक पतन। तो नैतिक पतन क्या है? बेईमानी अधिकारी एवं धोखेबाज मनसबदार परस्पर मिलकर प्राय निरीक्षण के समय दूसरे मनसबदारों से नकली सैनिक एवं घोड़े लेते थे और कागजों पर ही सैनिक शक्ति पूरी
रखते थे। नेक्स्ट है अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में बदलाव। अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था जहांगीर तथा शाहजहां ने मामूली परिवर्तनों के साथ कायम रखी, लेकिन मनसबदारी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अकबर के काल में सबसे छोटा मनसबदार 10 सवारों का होता था और सबसे बड़ा 10,000 का, किंतु शुरुआत में 7,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमारों को ही दिए जाते थे। लेकिन आगे चलकर अकबर ने राजकुमारों को मनसब 12,000 कर दिया। इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि अल्लाह के अक्षरों की संख्या का योग 1 + 30 + 35 + 5 = 66 के आधार पर सम्राट अकबर ने सेना के पदाधिकारियों को 66 वर्गों में विभक्त किया और अकबर के काल में भी यद्यपि मनसबदारों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन बाद में सम्राटों के काल में इस नियंत्रण को बढ़ा दिया गया, क्योंकि मनसबदार प्राय उतने सैनिक नहीं रखते थे जितने रखने का उन्हें अधिकार एवं वेतन दिया जाता था, और उनके घोड़ों पर दाग तथा सैनिकों के हुलिया लिखने के साथ साथ प्राय सेना का 1/3 या 1/4 भाग निर्मित रूप से निरीक्षण के लिए मंगवाया जाता था। जो मनसबदार निरीक्षण के समय जितने अच्छे सैनिक व्यवस्थित करता था, उसे प्रत्येक सैनिक पर 2 रुपए के हिसाब से उन अच्छे सैनिकों की संख्या के बराबर इनाम दिया जाता था। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में बदलाव। अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था जहांगीर तथा शाहजहां ने मामूली परिवर्तनों के साथ कायम रखी और मनसबदारी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अकबर के काल में सबसे छोटा मनसबदार 10 सवारों का होता था और 7,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमारों को ही दिए जाते थे और राजकुमारों का मनसब 12,000 तक कर दिया गया। और अकबर कहानी इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि अल्लाह के अक्षरों की संख्या का योग 66 के आधार पर सम्राट अकबर ने सेना के पदाधिकारियों को 66 वर्गों में विभक्त किया। यद्यपि मनसबदारों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन बाद में सम्राटों के काल में इस नियंत्रण को बढ़ा दिया गया और उनके घोड़ों पर दाग तथा सैनिकों के हुलियों लिखने के साथ साथ सेना का 1/3 या 1/4 भाग निर्मित रूप से निरीक्षण के लिए मंगवाया था और मनसबदार निरीक्षण के समय जितने अच्छे सैनिक उपस्थित करता था, उसे प्रत्येक सैनिक पर 2 रुपए के हिसाब से उन अच्छे सैनिकों की संख्या के बराबर इनाम दिया जाता था। फ्रेंड्स, आपको ऐसे लिखना है पॉइंट कि अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में बदलाव, नैतिक पतन, फिजूल खर्ची और विलासिता को बढ़ाना, अनेक तरह के सैनिक कार्य करने वालों की भर्ती, मिश्रित सवार, मनसबदारों पर पाबंदी, मनसबदारों के क्या कार्य थे वो भी लिखने हैं आपको, मनसबदारों को श्रेणियों में विभाजन, अकबर ने जाट और सवार मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।